नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैक्सवेल समीकरणें लेकर आए हैं। मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकत्व से रिलेटेड 4 समीकरणें दी गई। एक एक करके उन चारों समीकरणों का अध्ययन करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम एम्पियर मैक्सवेल का नियम, उसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। उस नियम को हम अच्छे से समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अच्छे से समझा, जाना। आज हम चारों मैक्सवेल समीकरणें यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैक्सवेल ने स्वयं ने कोई समीकरण प्रस्तुत नहीं की, बट दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ नियम दिए गए और उन्हीं नियमों को उन्होंने कुछ समीकरणों के अंदर पिरोया और उनको नाम दे दिया गया मैक्सवेल समीकरण। तो एक एक करके उन चारों समीकरणों को हम यहां पर देखेंगे। चलिए, तो मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकत्व से संबंधित 4 समीकरणें दी गई। मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकत्व से संबंधित संबंधित 4 समीकरणें दी गई। चार समीकरणें दी गई मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकत्व से रिलेटेड 4 इक्वेशंस दी गई। उन इक्वेशंस को हम देख लेते हैं। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का पहला समीकरण। देखिए, मैक्सवेल का जो पहला समीकरण है वो स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड गाउस के नियम से प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम स्थिर वैद्युतिकी के लिए लागू होता है और गाउस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो उस बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। तो देखिए, मैक्सवेल का जो पहला समीकरण है वो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम से दिया गया। स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम से। तो देखिए, गाउस का जो नियम है वो हमें यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। यह नियम है। ये नियम है। फाई बराबर होता है समेशन Q अपॉन ε0। ये नियम है। अब इसी नियम को मैक्सवेल के द्वारा एक स्टैंडर्ड रूप में लिखा गया
विद्युत फ्लक्स बराबर हम क्या जानते हैं, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि आप कोई पृष्ठ रख दे तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यदि हम विद्युत फ्लक्स को भी बंद पृष्ठ के लिए लिखें तो हमारे पास में यहां पर ये बंद पृष्ठ का निशान भी लगाना पड़ेगा। साथ में यहां पर मैं समेशन क्यू बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश की बात करूंगा। देखिए बंद पृष्ठ में मौजूद जो कुल आवेश है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी यहां पर हम देख लेते हैं। बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश, बंद पृष्ठ में कुल आवेश ज्ञात करेंगे और कुल आवेश ज्ञात करने के लिए यहां पर मैं आयतन आवेश घनत्व को यूज में लूंगा। तो देखिए आयतन आवेश घनत्व जिसे रो से लिखा जाता है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जिसको हम रो से लिखते हैं, यह होता है आवेश बट्टे में आयतन, आवेश बट्टे में आयतन। और देखिए यदि हम आयतन छोटा सा ले लें तो जो आवेश होगा उसमें मौजूद वो भी छोटा सा होगा, जिसको हम dq से पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, dq बराबर आ जाएगा रो dv आ जाएगा। अब मुझे चाहिए कुल आवेश, ये तो अभी क्या आया है, dv आयतन में मौजूद आवेश आया है dq। अब बंद पृष्ठ में कुल आवेश, बंद पृष्ठ में कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश की यदि यहां पर हम बात करें तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसे हम समेशन क्यू से भी लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन रो dv, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को उठाकर हम एक में पुट कर देंगे, फाई का मान तो ये रख देंगे और समेशन क्यू का मान इंटीग्रेशन रो dv पुट कर देंगे, तो हमें मैक्सवेल का पहला समीकरण, प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाएगा। चलिए फाई ई की वैल्यू तो हम समीकरण 2 से पुट कर रहे हैं और समेशन क्यू की वैल्यू हम समीकरण 3 से पुट कर रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन समीकरण 2 और 3 आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, क्या है कि समीकरण 2 व 3 को एक में रखने पर, एक के अंदर रख देते हैं तो क्या होगा, फाई ई का मान हमारे पास में है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यू, इसका मान है रो dv बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में मैक्सवेल का पहला समीकरण आ चुका है, प्रथम समीकरण आ चुका है। यही क्या है, मैक्सवेल का पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण है, जिसे हमने गाउस के नियम से प्राप्त किया है। एक बार पुनः समझ लें कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम गाउस का नियम ये जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में मौजूद, कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। यह है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम। अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैक्सवेल के द्वारा इसी इक्वेशन को क्या किया गया, थोड़ा मॉडिफाई किया गया। तो इन्होंने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से
विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन, ये लिखा। साथ में समेशन क्यू का मतलब है कि बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश को ज्ञात करने के लिए इन्होंने आयतन आवेश घनत्व को यूज में लिया। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटेवा आयतन। तो आवेश हमने क्या है, आयतन यहां पर छोटा सा लिया dv, तो आयतन छोटा सा लिया तो उसमें मौजूद आवेश भी छोटा सा ही होगा। तो यहां से dq बराबर, इस dv को इधर गुणा कर देंगे तो dq बराबर आ गया रो dv। अब ये आ गया है अल्पांश आयतन में मौजूद कुल आवेश। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे तो समेशन q मतलब कुल आवेश आ जाएगा। अब यहां से समीकरण 2 और 3 को उठाकर इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो हमें मैक्सवेल का पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल का दूसरा समीकरण, मैक्सवेल का दूसरा समीकरण या मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। देखिए द्वितीय समीकरण क्या है? ये चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम से दिया गया। ये भी हमने 5वें चैप्टर में पढ़ लिया है, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। देखिए चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, गाउस का नियम। तो देखिए चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है वो हमें क्या कहता है, एक बार सुन लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन बंद पृष्ठ में मौजूद कुल चुंबकीय आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है, और किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद चुंबकीय आवेश है उनका योग है वो सदैव शून्य होता है। सदैव कितना होता है? शून्य होता है। इस कारण से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए फाई बी बराबर हम 0 लिख सकते हैं। फाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल चुंबकीय आवेश सदैव शून्य होता है। अब देखिए हम चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। चुंबकीय फ्लक्स, और देखिए चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन हमें यह कहती है फाई बी बराबर कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो इसको हम इसके अंदर पुट कर दें तो बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। यह आ चुका है हमारे पास में मैक्सवेल का दूसरा समीकरण। ये क्या है? मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। मैक्सवेल का द्वितीय या हम कह सकते हैं दूसरा समीकरण आ चुका है। ओके, एक बार देख लीजिए। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ये होता है फाई बी बराबर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मान कितना होता है? 0 होता है। इसी को हम कह रहे हैं मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल का तीसरा समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। देखिए जो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है, मैक्सवेल की थर्ड जो इक्वेशन है वो फैराडे के द्वितीय नियम से लिया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड हमने फैराडे के 2 नियम पढ़े हैं, और जो दूसरा नियम है वो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को बताता है, और ये कहता है
कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलिए देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे के दूसरे नियम से, द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या कहता है दूसरा नियम? कि किसी परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। E बराबर माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। तो ये जो डी फाई बाई डी टी है, यह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो किसी कुंडली में परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अब क्या है, इस E को हम कन्वर्ट करेंगे। E को हम क्या करने वाले हैं? E यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसको आप समझें। ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब एक तरीके का ये विभवांतर है। एक तरीके का क्या है? ये विभवांतर है। मैं एक रिलेशन आपको बता दूं, विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में किस तरीके का रिलेशन है। चलिए, विभव प्रवणता का एक रिलेशन हम जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, E बराबर होता है V बट्टे में D, V बट्टे में D। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में E की जगह तो मैं लेकर चलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और ये मैं विद्युत, यह है विभवांतर, इसको मैं लिख रहा हूं DE बट्टे में DL। यहां से एक बार देखो, मैं समझा देता हूं, E इंटू DL, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो DE बराबर आ गया है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। एक बार देख ले में आप लोग, इसे देख ले में कि मैक्सवेल का जो तीसरा समीकरण है वो कैसे निकलेगा। इसके लिए हम फेराडे के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। फेराडे का जो दूसरा नियम है वो हमें E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी कहलाता है। E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। अब हम E बराबर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E बराबर V बट्टा डी जानते हैं। मैं यहां से ही लिख रहा हूं, यहीं से ही पुट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि विद्युत क्षेत्र, यह है विभवांतर, यह है दूरी। जब आप अल्प दूरी dl की बात करें तो उसमें विभव में परिवर्तन है या उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो de है। तो de बराबर हम क्या पुट कर देंगे, E इंटू dl। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यह आ गया E, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हमने सदिश के रूप में भी लिख दिया है। आप एक बार देख लीजिए, हमने E बराबर निकाल डाला है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर निकाल डाला है। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देंगे। इसको मैं एक बार पुनः, चलिए इसको मैं पुनः यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। उपरोक्त को समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त को समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त को समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यदि हम इसको पुट कर दें, देन अपने पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर माइनस में n डी फाई बी बाई डी टी, माइनस में n डी फाई बी बाई डी टी। ये हमें मिल चुका है, ये हमें प्राप्त हो चुका है मैक्सवेल का तीसरा समीकरण। मैक्सवेल का
तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन मिल चुकी है। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। ये हमने 3 इक्वेशन देख ली है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर मैक्सवेल का चौथा समीकरण, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, मैक्सवेल का चौथा समीकरण, चतुर्थ समीकरण, चतुर्थ समीकरण, चौथा समीकरण क्या होगा? चलिए, इसके लिए एम्पियर का एक नियम है। एम्पियर और मैक्सवेल दोनों के द्वारा एक नियम बनाया गया जिसको हम एम्पियर मैक्सवेल का नियम कहते हैं। पहले वो पूरा का पूरा एम्पियर मैक्सवेल का नियम समझ लेते हैं, क्या है। चलिए, एम्पियर मैक्सवेल के नियम से एम्पियर मैक्सवेल का नियम बताने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले एम्पियर का नियम देख लेते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो हमें ये कहता है कि जैसे आपके पास में ये कोई बंद वक्र है और इस बंद वक्र में से इस तरीके से धाराएं गुजर रही है, ऐसे इस तरीके से धाराएं गुजर रही है। ये अपने पास में है I1, ये है I2, ये है I3, ये कुछ धाराएं हैं और ये एम्पियर का बंद वक्र है। तो इस बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में मौजूद, बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। बंद वक्र में से गुजरने वाली धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। ये एम्पियर का नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है कि जैसे ये आपने एक बंद वक्र की परिकल्पना कर दी, इसमें से गुजरने वाली जो धाराएं हैं वो I1, I2, I3 इस तरीके से हैं। तो इस बंद वक्र से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B। तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। यह है एम्पियर का नियम। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझें कि मैक्सवेल ने यह कहा कि जब आप परिपथ के रूप में क्या लेते हैं, एक संधारित्र युक्त परिपथ लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि संधारित्र के आवेशन के दौरान या निरावेशन के दौरान, ठीक है, तो संधारित्र का जब आवेशन होता है या संधारित्र का निरावेशन होता है तो उस दौरान किरचॉफ के नियम लागू नहीं होते। किरचॉफ का पहला नियम लागू नहीं होता। संधारित्र की यहां तक तो धारा आती है लेकिन इस प्लेट के आगे जाती नहीं है, तो यहां पर किरचॉफ का नियम अप्लाई नहीं हो पाता। तो किरचॉफ का नियम अप्लाई नहीं हो पाता तो मैक्सवेल के द्वारा एक विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसका कॉन्सेप्ट दिया गया, विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है। विस्थापन धारा है कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जब चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक धारा प्रवाहित होने लगती है और उस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। और वो विस्थापन धारा देखिए A∈0 dE/dt होती है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के कारण से उत्पन्न होने वाली ये धारा होती है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये हमने वैसे लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है। विस्थापन धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 12th की प्लेलिस्ट पर देखिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए को अंदर ले जाऊंगा तो A इंटू E या E इंटू A है, इसको हम विद्युत फ्लक्स पुट कर देंगे dφE/dt। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, इसको पुट किया जा सकता है। ओके, अब देखिए हम क्या जानते हैं, यहां पर थोड़ा सा संशोधन किया गया। यहां पर क्यों दो धाराएं हो गई, यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो है IC,
चालन धारा, इसको तो हम क्या कहते हैं, चालन धारा कहते हैं। और चालन धारा का मतलब है कि संधारित्र के बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, इसके द्वारा प्रवाहित हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है ये। इसको आप क्लियर कर लें कि संधारित्र के बाहर तो ये कुछ चालक हैं, तो इस चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रवाहित होती है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से धारा प्रवाहित होती है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप आगे देखें तो एम्पियर मैक्सवेल ने क्या कहा कि यहां पर जब आप कुल धारा की बात करते हैं तो वहां पर चालन धारा भी होती है और विस्थापन धारा भी होती है। अकेली कोई चालन धारा नहीं होती, वहां पर विस्थापन धारा भी होती है। तो वो ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम देखें, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, एम्पियर मैक्सवेल का नियम। तो देखिए एम्पियर का जो नियम है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट समेशन आई के स्थान पर जो कुल धाराएं हैं उसको दो रूपों में लिखा गया, आई सी प्लस आई डी। ये जो आई सी है इसको तो हम कह रहे हैं चालन धारा, ये मैंने क्लियर कर दिया है, चालन धारा जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, यह तो है चालन धारा। और आईडी है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्रवाहित होती है, इसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विस्थापन धारा कहा जाता है। अब यहां से इन दोनों जो विस्थापन धारा है आईडी, इसकी वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई dt। नियम तो यही है, मैक्सवेल का नियम तो यही है। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई dt। इस तरीके से हम पुट कर देंगे। देखिए इसे और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस, इस एक को अंदर ले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी। क्लियर। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन आ चुका है जो कि चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के म्यू नॉट गुणा के बराबर होता है। ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम है और ये मैक्सवेल की चौथी समीकरण भी है। ये क्या है, मैक्सवेल की चौथी समीकरण है। ओके तो विद्यार्थियों ये थी चौथी समीकरण और आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने मैक्सवेल समीकरणों के बारे में एक एक करके चारों मैक्सवेल समीकरणें देखी, एम्पियर मैक्सवेल का नियम भी देखा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करें। साथ में आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, यहां पर भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन हमारी है BCS अकेडमी, BCS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन चलती है। गूगल प्ले स्टोर से इसे आप डाउनलोड कीजिए। अब इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको कक्षा 9 से
कक्षा यदि 9 के स्टूडेंट हैं आप, कक्षा 10 के स्टूडेंट है तो साइंस से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएगा। 11th में है या आप 12th में है या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप के लिए हमारी एप्लीकेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी। इस पर इनसे रिलेटेड देखिए 2 चीज़ें मिलने वाली है, वीडियोज़ के कोर्स मिलने वाले हैं, इनसे संबंधित वीडियोज़ के कोर्स इसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट लेकर भी आप अच्छे से वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में हो या किसी भी लोकल क्लास में हो तो आपके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल है। जाइए, देखिए, विजिट कीजिए और अपने मनपसंद के कोर्स को परचेज कीजिए, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।